हेलो, नमस्कार, संध्या वंदन, गुड इवनिंग। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरी टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को डीएनए के डबल हेलिक्स की कहानी बताएंगे, जिसके लिए दुनिया के तीन वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन, एफएससी क्रिक और मॉरिस विल्किंस को 1962 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे तो उसमें एक चौथा नाम भी था, एक मैडम रोजालिन फ्रैंकलिन का, जो उस काम में शामिल थी, लेकिन नोबेल पुरस्कार जिस समय मिला था उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 ही लोग थे। और उन्होंने 1953 में नेचर में 25 अप्रैल 1953 के अंक में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमने सामने के पेज पे इधर की तरफ मॉरिस विल्किंस का लेख है और उसी के सामने वाले पेज पे जेम्स डी वॉटसन और एफएससी क्रिक का लेख है। तो डीएनए द डबल हेलिक्स असल में सभी प्राणी के शरीर में बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें कोशिका या सेल कहते हैं। और इन कोशिका के अंदर एक धागे जैसी चीज़ों का जाल पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन का जाल या क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और ये क्रोमैटिन नेटवर्क कोशिका विभाजन के समय अलग अलग धागों, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में टूट जाते हैं। ये गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। और सबसे पहले एक स्विस बायोकेमिस्ट जोहान फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल्स से डीएनए को आइसोलेट किया था, और शुरू में तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। और बाद में न्यूक्लिक एसिड की शब्द का इस्तेमाल जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड आल्टमैन ने किया 1889 में। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको सिद्ध करने में 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पर। न्यूमोनिया कॉज करने वाले एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, और इसकी 2 वैरायटीज होती हैं, 2 स्ट्रेन होते हैं। एक तो जिसकी सेल वॉल रफ होती है और एक जिसकी स्मूथ होती है। जो रफ सेल वाले हैं ये डिजीज नहीं कॉज करते हैं, न्यूमोनिया नहीं कॉज करते हैं, लेकिन जो स्मूथ वाले हैं उनसे न्यूमोनिया हो जाता है। तो छोटे वाले चूहे माइस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक बार तो जैसे ये वाला रफ सेल्स इंजेक्ट कर दिया, उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उन्होंने स्मूथ सेल्स इंजेक्ट कर दिया तो माइस को न्यूमोनिया हो गया, वो मर गया। तीसरी बार उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने ये जो इस तरीके के सेल्स थे रफ वाले, वो तो लिविंग सेल्स ले लिए, और कुछ स्मूथ सेल्स जो थे डेड, उनको कर दिया डेड स्मूथ सेल्स और रफ लिविंग सेल्स, और दोनों को मिला करके उन्होंने चूहे को इंजेक्शन लगा दिया। बीच में ऐसा हुआ कि चूहे को न्यूमोनिया हो गया, वो चूहा मर गया। और उस चूहे के ब्लड से उन्होंने जब फिर फ्लूइड निकाला तो उसमें ये जो स्मूथ सेल्स थे वो लिविंग स्मूथ सेल्स मिल गए, जबकि उन्होंने इंजेक्ट क्या किया था, स्मूथ डेड सेल्स और ये लिविंग रफ सेल्स। और उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये जो कोशिकाएं थी जो डेड थी वो लिविंग में चेंज हो गई उनमें, और उसमें निमोनिया हो गया। कैसे हुआ, इसके लिए बाद में कई विचारधाराएं दी गई। एक विचारधारा ये दी गई कि शायद इसका जो डीएनए है वो फिर इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और उसको रूपांतरित कर देता है। इस क्रिया को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बाद में हर्शी और चेज नाम के वैज्ञानिक ने कुछ रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस दोनों से प्रयोग किए। फास्फोरस जो कि डीएनए में इस्तेमाल हो जाता था,
और सल्फर जो कि प्रोटीन में इस्तेमाल हो जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने बैक्टीरिया के जो प्रोटीन वाले हिस्से थे उनको अलग रेडियो एक्टिव कर लिया और डीएनए वाला अलग, और जब आइसोलेट किया तो उससे प्रूव किया उन्होंने कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। अब एक और बात ये कि फिर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और फिर हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक जर्मन रसायनविद फिशर ने 1880 में मालूम किया कि डीएनए में दो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, पाइरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। एक और जर्मन बायोकेमिस्ट अल्ब्रेक्ट कॉसेल ने ये बताया कि पाइरिमिडीन्स भी दो प्रकार के होते हैं और प्यूरिन्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक और वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक थे, बाद में न्यूयॉर्क में चले गए थे, फीबस लेवी इन्होंने ये मालूम किया कि सबसे पहले डीएनए में 5 कार्बन शुगर राइबोज की खोज की 1910 में, और उसी के कुछ समय बाद उन्होंने डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर की खोज की। तो ये 3 बातें पता चली कि 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए में। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये एक लंबे समय तक रहस्य की बात थी। तो लंबे समय तक ये देखा गया कि डीएनए के हाइड्रोलाइसिस से 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक तो 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड H3PO4 जिसमें 3 तरफ तो OH है और एक तरफ जो एक ऑक्सीजन का एटम है, और तीसरे नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन तो एक बेंजीन रिंग का बना होता था जिसमें 4 जगह तो कार्बन के एटम होते हैं, लेकिन बीच में 2 जगह 1 नंबर और 3 नंबर पर नाइट्रोजन के एटम होते हैं। दूसरा था प्यूरिन। प्यूरिन में इसी तरीके का एक बेंजीन रिंग है और इसके बगल में एक 5 कार्बन इमिडाजोल रिंग भी पाया जाता है। इसमें भी 7 नंबर और 9 नंबर पर तो नाइट्रोजन के एटम हैं, मतलब 1, 3, 7 और 9 पे, बाकी पे कार्बन के एटम और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन है। ये प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, पाइरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये कैसे जुड़े होते हैं ये एक रहस्य था, और ये तय था कि जो भी इसे मालूम कर लेगा उसको नोबेल पुरस्कार मिलना तय था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय सारी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति और उनकी एक सहयोगी, अमेरिका में रहने वाले मॉरिस विल्किंस को डीएनए आइसोलेट करने और फिर उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से अध्ययन करने आता था। दुनिया में और किसी को नहीं आता था। जेम्स टी वॉटसन ने एक किताब लिखी है, द कॉयल ऑफ लाइफ। बड़ी प्यारी सी किताब है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। तो उसमें उन्होंने साइंस कम लिखा है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखा है। उन्होंने ये लिखा है, उस समय जेम्स टी वॉटसन और एफएससी क्रिक दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में काम करते थे। वॉटसन की उम्र सिर्फ 23 साल की थी, उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। एफएससी क्रिक की शादी हो गई थी, उम्र उनकी 33 साल थी। वॉटसन को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाई थी, तो वो एक बूढ़े बुढ़िया के मकान में एक कमरा लेकर के किराए पे रहते थे। और उसमें सब बातें उन्होंने लिखी हैं कि वॉटसन जूते में अपने नीचे लोहे की नारंगी लगवा रखे थे, तो शाम को देर से उठते थे तो बरामदे में चलते समय उसकी आवाज़ होती थी। बूढ़े बुढ़िया को इस पर उनकी नींद में खलल पड़ता था। बूढ़े बुढ़िया उनसे कहते भाई रात को 10 बजे के पहले आ जाया करो घर में, और रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच में वॉशरूम की फ्लश करने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, हमारी नींद उससे टूट जाती है। तो इस तरीके की बातें उसमें थी। कहानी यह है कि वॉटसन ये बात जानते थे कि किसी तरीके से उन्हें डीएनए को आइसोलेट करने और उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करने का तरीका मिल जाए तो वो भी नोबेल प्राइज़ पाने में
शामिल हो जाएंगे। और लेकिन उस समय सिर्फ मॉरिस विल्किंस को ही ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न से डीएनए का स्टडी करने आता था। उसमें कुछ इस तरीके के डॉट्स मिलते हैं और डॉट्स में दो डॉट के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इससे फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगाया जाता है कि डीएनए मॉलिक्यूल में एक्चुअली उसके कंपोनेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस में वॉटसन अपनी बड़ी बहन एलिजाबेथ वॉटसन के साथ गए थे, उसमें मॉरिस विल्किंस भी आए थे। एक बार ऐसा हुआ थी कि कॉफ़ी की टेबल पे सामने मॉरिस विल्किंस बैठे हैं, इधर एलिजाबेथ वॉटसन बैठी हैं। वॉटसन अपनी बड़ी बहन से कहा करते थे कि तुम किसी तरीके से मॉरिस विल्किंस से दोस्ती करके हमसे दोस्ती करा दो, लेकिन दाल गली नहीं। अब आप देखिए दाल कैसे गली कि मॉरिस विल्किंस का बेटा अमेरिका से यहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेम्स डी वॉटसन के डिपार्टमेंट में ही पढ़ने आ गया और उसकी जेम्स डी वॉटसन से दोस्ती हो गई। तो एक बार जब एक्समस की छुट्टी में वो घर आया, उस समय तक जो भी जानकारियां थीं उस पे मॉरिस विल्किंस ने एक लेख लिखा और नेचर पत्रिका में छपने के लिए भेजना था। टाइपिस्ट को दिया कि भाई इसे टाइप कर दो, कल हम इसे नेचर में छपने को भेज देंगे, 1 हफ्ते बाद वो छप जाएगा। टाइपिस्ट टाइप कर रहा था, बच्चे ने पूछा अंकल क्या टाइप कर रहे हैं, तो अंकल बोले बेटा तुम्हारे पापा का लेख है। क्या है लेख ये? अच्छा कितनी कॉपी करेंगे आप? तो बोले 2 कॉपी करेंगे। 3 कॉपी कर लीजिए, जब हम भी पढ़ें कि पापा ने क्या लिखा है। बाप के लेख को यदि बेटा कहे कि हमें 1 कॉपी दे दीजिए तो टाइपिस्ट मना कैसे करेगा। उसने बस ऐसे ही जस्ट एडवेंचर फन में लिया और अपनी अटैची में रख लिया। दूसरे दिन छुट्टी ख़त्म हो गई, वो यहाँ पे आ गया कैम्ब्रिज। जेम्स डी वॉटसन ने पूछा कि भाई तुम घर गए थे एक्समस में तो कुछ केक वेक लाए हो, ऐसे ही खाली हाथ चले आए? तो बोला कि खाली केक वेक तो कुछ नहीं लाए हैं, एक हमारे पिताजी का एक लेख है उसे तुम पढ़ना चाहो तो। तुम बिल्कुल गधे के गधे ही रह गए। अच्छा लाओ देखें क्या लेख। मॉरिस विल्किंस के बेटे को कुछ पता नहीं था इस बारे में कहानी, उसने दे दिया वॉटसन को वो लेख। वॉटसन ने वो लेख पढ़ा और पढ़ने के बाद 10 मिनट के बाद ही ये दिमाग में आ गया कि एक कैलकुलेशन में गलती है। मॉरिस विल्किंस ने लेख लिखा था डीएनए इज ए ट्रिपल हेलिक्स। तो जेम्स डी वॉटसन के दिमाग में समझ में आ गया कि इसमें एक गलती है कैलकुलेशन में, और ये 1 हफ्ते के बाद जब छप के आएगा तो सारी दुनिया में कोई ना कोई पॉइंट आउट कर देगा, या शायद मॉरिस विल्किंस के दिमाग में आ जाए। तो ये गलती है, ये गलत यदि है तो फिर सही क्या है? बैठे बैठे वॉटसन के दिमाग में आया कि यदि हम ये मान लें कि डीएनए इज ए डबल हेलिक्स, तो वो सारे कैलकुलेशंस ठीक बैठ गए। उन्होंने तुरंत लेख लिखा डीएनए इज ए डबल हेलिक्स और नेचर पत्रिका में उसी दिन छपने को भेज दिया। तो उसी समय 25 अप्रैल 1953 को नेचर में इधर की तरफ मॉरिस विल्किंस का लेख छपा और उसी के सामने 1 पेज का वॉटसन क्रिक का लेख छपा है। इन्होंने लिखा है डीएनए इज ए ट्रिपल हेलिक्स, इन्होंने लिखा डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। बाकी बातें सब सही हैं उसमें दोनों में। और नेचर और साइंस ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें 1 पेज का भी एक लेख आपका छप जाए तो आप ये मान लिया जाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। बहुत बड़ी बात होती है उसमें लेख छपना। और फिर उसके बाद सारी दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ ये डीएनए इज ए डबल हेलिक्स। तो नोबेल पुरस्कार 1962 में तीनों को मिला है। अब आइए देखें कि उसमें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में खास बातें क्या क्या हैं।